तो एक महत्वपूर्ण दिवस है आज का दिन 26 नवंबर 1949। एक महत्वपूर्ण दिन जिस दिन को जो भारत का संविधान है, जो भारत की आत्मा है, उसे अंगीकार किया गया। एक लंबे अथक प्रयास के बाद इसे बनाया गया और इसे स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू किया गया, जिसे देश ने स्वीकारा, अपनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संविधान जिसे तैयार करने में जो समय है वो भी काफी लंबा लगा था। जैसा कि बार बार बताया भी गया कि सबसे लिखित बड़ा संविधान है ये विश्व का। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का एक लंबा वक्त संविधान को बनाने में लगा। 26 नवंबर 1949 को ये काम पूरा हुआ और इसे उसके बाद अंगीकार यानी कि स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि संविधान की जो असली कॉपी थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उन्हीं के हाथों से लिखी गई थी। ये बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है। जब आप संविधान की मूल प्रति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कितने सुंदर अक्षरों में ये इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है कैलीग्राफी के जरिए। और ये देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भी आगमन हो चुका है। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन का इंतजार। कुछ ही पलों में वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी के लिए वहां पे मौजूद हैं और कुछ ही पलों में राष्ट्रपति का आगमन और उसके बाद शुभारंभ होगा आज के कार्यक्रम का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये विशेष कार्यक्रम जो आज संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया है, संविधान दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूं तो संसदीय कार्य मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, विभिन्न निकायों के नागरिकों से यह आग्रह किया जाता है कि वो कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 26 नवंबर को राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, क्योंकि जब राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसके साथ ही साथ सभी को, देश के नागरिकों को जिनका जिक्र किया गया है, उनको भी इस प्रस्तावना को पढ़ना है एकजुट होकर। लेकिन जो बात कही है 26 नवंबर को, इसको पढ़ने के दौरान हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, इसका खास ख्याल रखना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस समारोह को जन भागीदारी बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 पोर्टल तैयार किए हैं, जिसमें पहला ऑनलाइन माध्यम से है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से संबंधित पूरा कार्यक्रम है। दूसरा जो है वो संसदीय लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता से संबंधित है। इस क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन माध्यम से 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तावना को आप पढ़ सकते हैं। देश में किसी भी राज्य के भाषी लोग इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने की जो व्यवस्था है वो 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी पंजीकरण करा सकता है और इन भाषाओं में किसी में भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकता है। और जिस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी की मैं बात कर रही थी, उसकी पोर्टल की शुरुआत भी आज ही की जाएगी संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उनका प्रवेश अंदर की ओर होता हुआ संसद के केंद्रीय कक्ष में, जहां पर आज एक विशेष, एक भव्य कार्यक्रम का आगाज होना है, शुभारंभ होना है।
कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और आप देखिए उनके स्वागत में तमाम जो गणमान्य वहां पे लोग उपस्थित हैं वो खड़े हैं। और इसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में सभी का आगमन होगा, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष होगा संविधान दिवस के मौके पर, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आज के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को देश की आत्मा, देश के कानून, उस किताब जिसका स्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर है यानी कि संविधान, उसको अंगीकार किया गया। अगवानी के बाद सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम गणमान्य लोग संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां पर आज संविधान दिवस के मौके पर एक भव्य, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अंगीकार किया गया, उसे बनाकर तैयार किया गया। और उसके बाद उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। सभा में मौजूद सभी माननीय विशिष्टजनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ।
संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राजभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे सभा में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करें। सभी देशवासियों को
संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शासक मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूं। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील संविधान को देश विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र तथा देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों पर भी विचार करें, मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन से जो अमृत निकलेगा उससे आम जन के जीवन को सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप से उपस्थित गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कई देशों से आए मेरे मित्र, पड़ोसी देशों के सभी राजदूतों को भी इस संविधान दिवस पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर हम सभी को अपने शब्दों के द्वारा अनुग्रहित करें।
आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और सदन में उपस्थित संविधान के प्रति समर्पित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिवस बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते
क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बना करके हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी।
बाबा साहब आम्बेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बीड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए। और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे, लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, देशवासियों को जगाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है। लेकिन चिंता तब होती है
कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुना सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। यह आजादी के 75 साल है, ये अमृत काल है। हमने अब तक आजादी के 75 साल दरमियान देश जिस स्थिति से गुजरा था, अंग्रेज भारत के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे, और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरिकों को उसके अधिकार मिले, इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूरी भी था। महात्मा गांधी समेत हर कोई भारत के नागरिकों को उनके अधिकार मिले, इसलिए वो लड़ते रहे, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सही है कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी गौरव करो, नारी को एम्पावर करो, खादी पहनो, स्वदेशी का विचार, आत्मनिर्भर भारत का विचार, कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे, वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। कर्तव्य से दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य से समाज के प्रति एक जिम्मेवारी का बोध होता है। अधिकार से कभी कभी एक याचक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित रखने की कोशिश होती है। कर्तव्य के भाव से सामान्य मानवीय के जीवन में एक भाव होता है कि ये मेरा दायित्व है, मुझे इसको निभाना है, मुझे करना है, और जब मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है, किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है, किसी के अधिकार का गौरव हो जाता है, और उसके कारण कर्तव्य भी बनते हैं और अधिकार भी चलते हैं और स्वस्थ समाज की रचना होती है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। कर्तव्य का वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है, कर्तव्य का वो पथ है जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुपुर्द करता है, उसके हक को दे देता है। और इसलिए आज जब हम संविधान के दिवस को मना रहे हैं, तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें, कर्तव्य को
जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। और आजादी के दीवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था, उन सपनों को पूरा करने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने मिलकर के उन सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं फिर एक बार स्पीकर महोदय का इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखें और संविधान का गौरव बनाए रखें। इसी की अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से कि वे विशिष्ट सभा को संबोधित करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और आज इस महोत्सव में भाग लेने वाले सम्माननीय सदस्यगण और विदेशी राजदूतगण और अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, आज यहाँ एक ऐतिहासिक दिन मनाने के लिए उपस्थित है हम सब लोग। वही दिन जब 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया था। यह संविधान निर्माताओं के प्रेरणास्पद दृष्टि को याद करने और उस दृष्टि को साकार करने के लिए 72 वर्षों से जारी हमारा प्रयासों पर विचार करने का अवसर है। My dear members, brothers and sisters, today we all are assembled here to commemorate a historic day, a day when the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in 1949. It's an occasion to recall the vision that inspired the constitutional makers, reflect on the continuing mission that began 72 years ago to translate that vision into action. At the outset, I pay my gratitude to the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad ji, Chairman of the Drafting Committee, Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, and the members of the Constituent Assembly for providing direction for nation building. Their overreaching framework continues to guide us in the collective endeavor of our nation to scale new heights amidst the contemporary national and international challenges. Our Constitution, in essence, is a statement of values, ideas, ideals, seeking to ensure justice, liberty, and equality for all in the true spirit of fraternity, and is a guide to peaceful democratic transformation, enabling the people to fulfill their aspirations. Our Constitution is marked by innovative borrowing from various sources and selective adoption, integrating the long-held indigenous values and Western concepts also. It exemplifies the essential Indian worldview that believes in welcoming noble thoughts from all over the world and adopting them in our national context. As we are all aware, it was the people of India who gave themselves this constitution
through their elected representatives in the Constituent Assembly. The preamble summarizes the philosophy of the Constitution, in which the people preferred our country to be a democratic republic, thereby indicating the instrumentalities by which the intended socio-economic transformation was to be achieved. It has been our firm belief that people are at the center of our development. They are the agents of the transformation of our country. Their empowerment is the goal of all our efforts. Their aspirations steer our policies. Their strengths drive our growth. Democracy ultimately is about the people, their central role in governance, and it is who determine who should govern, how should they govern, and what the governance should ultimately lead to. Keeping this perspective in view, we had taken the first major step towards democratic governance by introducing universal franchise right from the day when we became independent. Where it took 144 years for the US and 100 years for the UK to confer voting rights on women and the working class, we had the courage of conviction that each and every Indian should have the right to vote and be able to shape our shared destiny. I have referred to the preamble of the Constitution that mandated our country to be a democratic republic in order to share my thoughts on this solemn occasion on the functioning of our parliamentary democracy and its institutions. In a pluralist society like ours, with incredibly fascinating variety and diversity, debate and dialogue become the most important instruments for shaping public policies. This process of dialogue requires openness to new perspectives, a willingness to listen to diverse views. This is the spirit that pervaded the deliberations of the Constituent Assembly. That's the true spirit with which we should ideally permeate our parliamentary system. Discuss, debate, and decide. And in a democracy, what is important is tolerance towards the mandate of the people. I underline tolerance towards the mandate of the people. This should be the guiding principle. Addressing the presiding officers' conference held recently in Simla, Honorable Prime Minister referred to the need to make the legislatures more productive. This is absolutely essential. We must make our parliament and legislatures effective forums for the focused attention on people's concern and national development. Time allocated during the session must be fruitfully spent. The Rajya Sabha Secretariat has been maintaining the required statistics that enable the assessment of productivity of the House since 1978. For 16 years, from 79 to 94, the annual productivity of the House has been over 100%. In the next 26 years since 1995, the productivity of Rajya Sabha has been more than 100%, only twice in 1998 and 2009. A broad declining trend in productivity is evident, and it's touched the lowest ever 35.75% in 2018, a year before the general elections in 2019. During the last 254th session, the productivity has further slipped into 29.60, which means that the Rajya Sabha has lost about 70% of the functional time. All concerned need to ponder over the fact of the rendering legislature so dysfunctional. Clearly, we need to have more meaningful, productive use of our time in our parliament. We need to recognize the exalted place that the parliament occupies in people's perception. It is indeed the sacred place where people's voices are articulated and heard, where their hopes and fears are debated, where laws protecting them foster their growth and enable fast-tracked national development are formulated.
The Constituent Assembly debates suggest Rajya Sabha was created primarily to ensure that the enactment of legislation process is carried out with calm, dispassionate, learned, evidence-based, balanced approach. It was meant to be a house of elder statesmen, accomplished public persons who had the ability to participate in a dialogue without rancor and prejudice, who had the ability to present and debate on issues with conviction and persuasive expression. My experience over the last 4 years suggests that no legislative proposal of the government was defeated on the floor of the House, and in fact, quite a few of them were passed by consensus. However, there were instances of bills being delayed on account of disruptions on various issues. I wish and hope that in future we would have fewer occasions like this because it results in inadequate scrutiny of the bills. The Parliament loses the benefit of knowledge and wisdom of its members who have been elected to these positions by the people of this country with great expectations. This also goes against the very objective of having an upper house, which was established for facilitating an in-depth discussion on key issues. Dr. Babasaheb Ambedkar ji had quite aptly noted that the effective functioning of the Constitution will depend on the quality of the people chosen to work it, and said that the chosen bad lot can fail even a good Constitution, while the good lot can work even on a bad Constitution. As we celebrate the 75th year of our hard-fought independence and also commemorate Samvidhan Divas today, we must be mindful of this profound statement. One of the implications is that if we have to work a constitution well, we must focus both on strengthening all the organs of the state and established institutions as well as enabling good governance. The institutions as well as the people who run them matter. At the same time, we must constantly review our performance, critically and honestly reflect as to whether our policies and programs are in consonance with the constitutional values or not. That's why I mentioned about the performance of the upper house, of which I am the chairman. Underlying our constitutional architecture is the firm foundation of inclusion, of leaving no one behind. It is the vision that finds echo in overreaching philosophy of the present government led by Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, that believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas and Sabka Prayas. We have been trying to forge national unity by celebrating diversity. By finding that many threads that bind us together, we must continue to do so. This is the core constitutional value we have inherited and fondly cherish. As Sardar Patel ji said, and I quote, "But in the long run, it would be in the interest of all to forget that there is anything like majority or minority in this country, and that in India there is only one community. We are all one nation, one people. We care for everyone, especially of those who are marginalized and need support. Every Indian should be enabled to contribute to national development. Every Indian has to be given an opportunity to shape the new India we are collectively dreaming of. Every Indian must be educated, healthy, skilled, and forward-looking, ready to be part of our country's growth story. I am glad that the present government has turned many programs like sanitation, cleanliness, into people-driven mass abhiyans or movements, Jana Andolan. Our Constitution is not a static archival document, but a living document. It has enabled us to respond to the emerging challenges and adapt to the changing circumstances. Consequently, it has been amended 105 times so far. This shows that we have had the ability to listen, to debate, dialogue, and to be agile.
This agility and flexibility is essential to strengthen our constitutional values. So long as we are alive to the changing realities within and outside the country, we have the wisdom to make the right policy choices to address people's concerns. We shall see this beautiful tree of the Constitution grow and flower. Our common aim should be to make this happen every day in each of our institutions and in each of our actions. We know that this requires constant vigil, an attentive eye, and concrete action. There were certain unfortunate efforts to subvert the spirit and philosophy of the Constitution during the dark period of emergency, but fortunately they were undone. We the people have time and again demonstrated that we will not allow this beautiful tree to wither. To conclude, our Constitution has worked well to enable our march towards building a new India and in the process realizing the dreams of the freedom fighters and the vision of the Constituent Assembly. We need to draw lessons from our past experience and move ahead to propel India forward. Azadi Ka Amrita Mahotsav is a celebration of our achievements collectively of the country. We can legitimately be proud of it. Let it be springboard to take India to the next level and occupy its rightful place in the Committee of Nations as a Sushikshit Bharat, Surakshit Bharat, Swastha Bharat, Atmanirbhar Bharat, and ultimately Ek Bharat, Shrestha Bharat. For this to happen, we all must work together with passion for the nation. That is what is required. Dhanyavad, Jai Hind. धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण जारी करें। अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि वे भारत के मूल संविधान की सुलेखित प्रति का डिजिटल संस्करण जारी करें। अब माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह है कि वे भारत का अद्यतन संविधान जारी करें। साथ ही मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। अब मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें।
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के दिन आप सबके साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस अवसर पर हमारे महान लोकतंत्र के प्रति गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को, यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लगभग 7 दशक की अल्प अवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि भारत की ये विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग, इन शब्दों से आरंभ होने वाले हमारे संविधान से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। संविधान सभा के सदस्यों ने जनप्रतिनिधि की हैसियत से संविधान के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा और बहस की। वे साधारण लोग नहीं थे। उनमें से अनेक सदस्य कानून के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। अनेक सदस्य अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान थे और कुछ तो दार्शनिक भी थे। लेकिन संविधान के निर्माण में वे सभी संविधान सभा के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में ही भाग ले रहे थे। उनके शब्दों के पीछे उनके सत्कार्यों और नैतिकता का आभा मंडल था। उनके चरित्र की महानता का परिचय हमारे स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के दौरान लोगों को मिल चुका था। संविधान निर्माण के लगभग 3 वर्षों में उन महान विभूतियों ने भारत की सामूहिक परिकल्पना को बड़े मनोयोग से स्वरूप प्रदान किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज संविधान सभा की चर्चाओं तथा संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन और अपडेटेड वर्जन के डिजिटल संस्करण जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सभी अमूल्य दस्तावेज सबके लिए सुलभ हो गए। देवियों और सज्जनों, संविधान सभा की चर्चाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए मानवीय चिंतन और चेतना की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। उन चर्चाओं के डिजिटल वर्जन से केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारे देश की महानता और क्षमता की जानकारी मिलेगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन से लोगों को हमारी कला, संस्कृति और परंपरागत कथाओं के महान आदर्शों की झलक कलात्मकता के सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलेगी। शासन व्यवस्था के आधारभूत ग्रंथ की इतनी कलात्मक प्रस्तुति का उदाहरण
अन्यत्र शायद ही देखने को मिले। संविधान के अपडेटेड वर्जन से नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों को हमारी संवैधानिक प्रगति की अब तक की यात्रा की जानकारी प्राप्त होगी। संवैधानिक लोकतंत्र के विषय पर ऑनलाइन क्विज कराने की पहल अत्यंत सराहनीय है। यह रोचक माध्यम हमारे नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने देशवासियों में साक्षरता की कमी तथा अनेक अन्य आशंकाओं के बावजूद साधारण के विवेक में अटूट आस्था दिखाते हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार सभी नागरिकों को दिया। इसके पहले किसी भी लोकतंत्र में आरंभ से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 16 जून 1949 को जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो वह प्रस्ताव बिना किसी खास प्रतिरोध के सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस संदर्भ में विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद मताधिकार प्राप्त हो सका था, परंतु हमारे देश में न केवल महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार प्रदान किया गया, बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य भी थीं और उन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। पश्चिम के कुछ विद्वान ये कहते थे कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विफल हो जाएगी, परंतु यह प्रयोग न केवल सफल रहा अपितु समय के साथ और मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि अन्य लोकतंत्रों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारी आज़ादी के समय राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ये ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र को निस्संदेह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जनगण मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। माननीय सांसदगण, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने से कुछ ही क्षण पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक वक्तव्य दिया था। उनके कुछ शब्दों को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कोट, एक विधि निर्माता न केवल बुद्धिमान होना चाहिए बल्कि उसमें हर मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की योग्यता भी होनी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और सबसे बढ़कर जीवन के मूलभूत आदर्शों के प्रति सच्चा बन सके। यदि एक शब्द में कहें तो उसे चरित्रवान होना चाहिए। अनकोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनप्रतिनिधियों की योग्यता का कोई मानदंड नहीं हो सकता। फिर भी सांसदों से उनकी अपेक्षा और उनके वक्तव्य में स्पष्ट है, वो चाहते थे कि संसद सदस्यों में उच्च स्तर की नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, पहली अपने स्वयं के आचरण की और दूसरी जनप्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों की। माननीय सांसदगण, हमारी यह संसद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर है। संसद की गरिमा की रक्षा में संसद के सभी सदस्य शामिल हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के। सभी सांसद यहाँ कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। वस्तुतः ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए और उससे भी बढ़कर राष्ट्र हित में कार्य करना। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए।
तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है। अतः हर सांसद की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा गृहों और इबादत गाहों में भी करते हैं। प्रतिपक्ष वास्तव में लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सच तो यह है कि प्रभावी प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। सरकार और प्रतिपक्ष अपने मतभेदों के बावजूद नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के लिए मिलकर काम करते रहें, यही अपेक्षा की जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही परिकल्पना की थी और राष्ट्र निर्माण के लिए यही आवश्यक भी है। यदि आप सभी सांसदगण अपने उत्तरदायित्व को स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के विस्तार के रूप में देखें तो आपको संविधान निर्माताओं की विरासत को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी का एहसास होगा। यदि आप ये एहसास करेंगे कि आप आज उन स्थानों पर बैठे हैं जहां कभी हमारे संविधान निर्मातागण बैठते थे, तो स्वतः ही आप सबको इतिहास बोध और कर्तव्य बोध का गहरा अनुभव होगा। माननीय सांसदगण, हमारे देशवासियों के कर्तव्य बोध के उल्लेखनीय उदाहरण कोविड-19 की महामारी के दौरान दिखाई दिए। हमारी विशाल जनसंख्या और इसके घनत्व को देखते हुए इस महामारी की असाधारण चुनौती का सामना करना हमारे लिए और भी कठिन था। फिर भी देशवासियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रशासन ने भी अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महामारी के शुरुआती महीनों का दौर गुजरे अब काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वे दृश्य हमारे मनोमस्तिष्क में लंबे समय तक अंकित रहेंगे कि कैसे सभी देशवासियों ने एक दूसरे की मदद करने के भरपूर प्रयास किए और किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के कोरोना योद्धाओं ने भाईचारे के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। हमने न केवल अपने लिए वैक्सीन विकसित की, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। यह प्रयास मानवता के इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान माना जाएगा। माननीय सांसदगण, हमने हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष पर्यंत समारोह मनाया। अब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में देश भर के लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। उनके उत्साह से यह प्रकट होता है कि उनके हृदय में उन ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गहरा सम्मान है, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमारे लिए आज़ादी की खुली हवा में सांस लेना संभव हो सका है। इस तरह के ऐतिहासिक महत्व के अवसर हमें उन जीवन मूल्यों की भी याद दिलाते हैं जिनके लिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया और जो संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के रूप में उल्लिखित है। आइए संविधान दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में उन महान राष्ट्रीय आदर्शों पर चलने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें। इन आदर्शों का पालन करने से विश्व मंच पर हमारी उपस्थिति और मजबूत होगी तथा किसी भी चुनौती का सामना हम प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान के प्रिएम्बल अर्थात उद्देशिका को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। आज के इस कार्यक्रम के अंत में सभी देशवासियों द्वारा संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ आयोजन करने की पहल अत्यंत सराहनीय है। इससे हमारे सभी देशवासियों में संविधान के आदर्शों के प्रति गौरव का भाव और मजबूत होगा। कुछ ही देर में हम सब संविधान की उद्देशिका का अक्षरशः पाठ करेंगे। अंत में संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि आज के इस विशेष अवसर पर आप संविधान की उद्देशिका के वाचन में राष्ट्र का नेतृत्व करें।
सभा से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बस।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.